प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी अवामी मसाइल के हवाले से। अवामी नुमाइंदे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल को हल करने के लिए कौन क्या कोशिशें कर रहा है, किस हद तक संजीदा है और मसाइल को समझते कितना है। कराची का एक हल्का NA 249 पसमानदा इलाका है। कम बेश पूरी कराची का हाल वैसे तो एक जैसा ही है, जैसे कुछ देर पहले भी इस बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, लेकिन यहाँ पर इस हल्के में मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि मसाइल को कैसे हल किया जाए। इस वक्त भी एक बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका तारुफ ये है कि आप तालीमी हवाले से शोबे में बड़ी आपकी खिदमात हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, ख़ुद माशाल्लाह प्रोग्राम एंकर भी हैं, लिखते भी हैं, और ख़ास तौर पे जो मईशत के मामलात हैं उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में चौधरी अकमल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फरमाइए, कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू ये था कि जनाब 249 एक कराची का एक हल्का, आपके इल्म में यकीनन होगा कि वहाँ पर जो है वो ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। सियासी जमातें बड़े बुलंदोबांग दावे करती हैं मसाइल को हल किया जाएगा। उससे पहले भी एक वफाकी वज़ीर वहाँ से मुंतखब होकर रहे, लेकिन जो इलाके की जो हालत है वो सबके सामने आपका यकीनन वहाँ पे गुजर हुआ होगा। अब सवाल ये है कि ये क्या कोई ज़मीनी इंतखाब जीत कर कोई भी सियासी पार्टी मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है, ख़ास तौर पे मेंबर नेशनल असम्बली? ये ज़रा फरमाइएगा जी। अच्छा, सबसे पहले तो NA 249 के हवाले से मैं बताऊं कि मेरा NA 249 से काफ़ी वास्ता इसलिए रहा है कि मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो हैं जी, वो अभी भी NA 249 में ही हैं। ठीक है। अच्छा, उस इलाके की पसमानदगी का हमारा तो आंखों देखा हाल है कि अब भी जब जाते हैं हम उस एरिए में तो वहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि आप सही गाड़ी लेके जाएं और वापसी जब आएंगे, नहीं जो सो कॉल्ड सड़कें हैं तो वो ऐसे लगेगा कि आप जो है ना वो बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, कहीं झटके, कहीं ये कहीं वो, मतलब सड़कें नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। और वही लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जहाँ वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये जो है ना मसला जो प्रॉब्लम था वो ये वाटर बोर्ड का एक हाइड्रेंट था वहाँ पे, ठीक है ना, उसकी वजह से वो पूरी सड़कों का बेड़ा गर्क होता रहता था। ज़ाहिर ट्रक हर तरफ निकलते थे, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, तो लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत वो थोड़े अरसे के बाद ट्रैक्टर के ज़रिए जो है वो जगह को लेवल कराते थे। एक मसला सड़कों का था। दूसरा वहाँ पे जो मसला था वो पानी का था। पानी वहाँ पे जो है ना वो लोग टैंकर वही हाइड्रेंट वालों से डलवाते थे, और मतलब वहाँ पे पानी का इतना बड़ा मसला है। अब तो डैम वगैरह भी सुना भर गए, लेकिन स्टिल वहाँ पे पानी का मसला मौजूद है। ये और बात है कि हल्का फुल्का कम हुआ है, वो इसलिए हुआ कि ज़ाहिर है आपको डैमों की पोजीशन, वरना जिस ज़माने में ये हब डैम खाली हो गया था तो उधर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और लोग खारा पानी पीने पे मजबूर थे। और मतलब जो इस वक्त सबसे जो पसमानदा एरिया जिसको मैं कहूँगा वो है, अच्छा उसके बिल्कुल बराबर में उसमें कुछ साइड इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है। अच्छा, उस इंडस्ट्रियल एरिया की भी जो है ना वो सड़कों का हाल बहुत बुरा है। चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पूरे पूरे रोड खुद बनाए इंडस्ट्री वालों ने, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा था। तो उस इलाके की तरफ दीगर कराची की तरह बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई, और अनफॉर्चुनेटली वो इलाका है जहाँ पे लेस प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं ज़्यादातर। आपको वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि लोअर क्लास ही ज़्यादा नज़र आएगी। तो वहाँ के मसाइल इतने, अच्छा वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन भी इस तरह का है कि वहाँ पे हर कौमियत के लोग हैं। वहाँ पे आपको पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी वहाँ पे मिलेंगे, मतलब एरियाज़ हैं कुछ। अच्छा, उसके अलावा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी भी बहुत मिलेगी, सिंधी स्पीकिंग भी मिलेगी, मतलब आप समझें कि उसमें हर कौमियत का एक नुमाइंदगी है वहाँ पे। और माजी में वो सीट जो है वो नॉर्मली MQM के पास ही रही है, या कभी कभार ये जो लोकल पार्टी पंजाबी पख्तून से रिलेटेड मिल के और उर्दू स्पीकिंग एक साइड पर, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनता था PPI करके, तो वो लोग सीट जीतते थे। तो इस वक्त जो वहाँ पे मिक्स प्लेट लगी हुई है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ पे बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं, जियो भुट्टो भी चल रहा है, कादिर पटेल साहब का एरिया पड़ोस में ही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इन लोगों ने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है। अब कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल के वोट ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान वाले काटेंगे, तो
उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के और नून लीग के और पीटीआई के जो वोट्स हैं वो स्प्लिट करेंगे एक दूसरे को। तो कुछ भी कहना जो है ना वो कबलस वक्त है कि पीटीआई जो मुकाबला है वहाँ पे, और साथ में जो है वो जो वो है खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो है जी जमात जी, तहरीक लब्बैक, तहरीक लब्बैक, उसका भी वहाँ पे काफ़ी जोर है, तो ये भी वोट काटेंगे। तो वहाँ का वोट बैंक जो है ना इस वक्त बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये बात तय है कि गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे वो लोग। जिस हद तक उन्होंने मतलब वहाँ पे इवन इस हद तक वहाँ पे लोग नाला हैं कि वो मतलब किसी भी नुमाइंदे को वोट अगर उनसे कहेंगे ना तो वो शायद वोट ही ना दें, वोट ही ना दें, जितने बिल्कुल वो ऐसा ही है। पिसे में हैं और वो हैं। तो नाउम्मीद ये हुए हैं उस बिल्कुल। इलाके की मैं आपको बिल्कुल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, और कोई भी इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वहाँ पे कौन जीतेगा। लेकिन ये तय है कि वहाँ का आपको वोटिंग कास्ट का रेशियो जो है ना वो बहुत कम मिलेगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि लोग लीज बॉर्डर हैं, उनको पता है हमारे हालात ना बदले हैं ना बदलेंगे। तो इसलिए उसको डिस्कस करना जो है ना वो मेरे ख्याल में उन प्रीमेच्योर लोगों के होगा हिसाब बिल्कुल। से जो है ना बिल्कुल बेफायदा है। और हमारे लिहाज से ऐसा है कि जो टफ टाइम जो दे सकते हैं ना तो वो या तो एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल जो है ना इन दोनों में से कोई एक आध इसलिए लेके जाएगा क्योंकि वो जो दूसरे पार्टियां हैं उनका वोट बैंक 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एक टीएलपी पे, दूसरा पीपल्स पार्टी, ठीक है ना, तीसरा पीटीआई। ठीक है, तो वो 3 जगह पे हैं और यहाँ पे इनका 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ बिल्कुल है। ठीक है तो लेट अस सी कि क्या कौन हो जो है सकता है। वो बिल्कुल उस ठीक सीट है, को जीतता है। बिल्कुल ठीक तो है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ कहना इस वक्त प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जो हल्के की हालत है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त, जैसे आपने बड़े बेहतर अंदाज में इसकी जो है वो वजाहत की है कि वोट जो है किसके किस तरफ हैं। लेकिन ये बात जैसे अभी आपने कही कि तय है कि जो हुक्मरान जमात है वफाक में मौजूद उसकी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये मसाइल तो हल होते नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सियासी जमातें फिर कर क्या रही हैं? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये डिलीवर नहीं करेंगी तो कितनी देर फिर सर्वाइव करेंगी, क्योंकि किसी को तो ये मसाइल हल करने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, सड़क का ना होना, पानी वहाँ नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि शायद और किसी और जगह पर ना हो। तो ये सारे मसाइल फिर हल कैसे होंगे? अब लोग तो ये जानना चाहेंगे कि अगर ये वोट देकर भी मसाइल हल नहीं होते तो फिर क्या मकसद रह जाता है कि वोट जाएं, घरों से निकलें, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से शदीद जानी ख़तरात लोगों को ला के फ़ायदा क्या होगा, और फिर कैसे लोगों का एतमाद बहाल होगा सियासी जमातों पर? पहली बात तो ये है कि जो वहाँ के लोगों के मसाइल हल करना जो है ना वो सियासी जमातों का काम नहीं है, गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे जो हुक्मरान जमात है उसका काम है। ठीक है, जो बाकी के जो सियासी नुमाइंदे उनका काम तो वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना और ठीक है, गवर्नमेंट की नॉलेज में लाना है। तो जो पिछले 2.5-3 साल में जैसे पीटीआई की जो गवर्नमेंट है या इवन यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इस तरह के जो एरिए हैं ख़ास तौर पे ना सिर्फ ये कि NA-249 जिसमें आपका बल्दिया आ जाता है, थोड़ा बहुत साइड का एरिया लग जाता है इसको, औरंगी टाउन हो गया, आप इसी तरह कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को आप ले लें, न्यू कराची ले लें, आगे सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, न बिजली प्लानिंग है नहीं न है, कुछ भी पानी नहीं है, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब लोग मजबूरन जो है ना वो जो फिर दूसरी सोसाइटियाँ जो बड़ी बड़ी बनी हैं हाईवे के ऊपर उस तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक वहाँ है। पे पानी कैसे आ रहा है, किस अच्छा, तरीके ये से तो एक टाइम अलग पे मसला आ रहा गया है, ना, वो मैं हमें नहीं इसके ऊपर पता। अभी आपसे सवाल करूंगा, शायद आपके पास इसका कोई जवाब हो। इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली नासिर साहब, जो एक बड़े मशहूर व मारूफ टेलीविज़न एंकर भी हैं, और उनकी जो वजह शोहरत है वो ये कि बड़ी खुलकर बात करते हैं। तो इस वक्त लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। हुक्म कीजिए, क्या करूं आपके लिए मैं? अली नासिर, ये फरमाइएगा, अभी बात हो रही थी कुछ सियासी जमातों के हवाले से और अच्छा, कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही थी। अब एक हल्का है मखसूस कराची का 249 जिसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कुछ देर पहले। अब बुनियादी जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं, पानी का मसला, सड़कें नहीं हैं, लोड शेडिंग है और दीगर मसाइल हैं। तो ये बात यहाँ पर ये हो रही थी कि अगर कोई सियासी जमात इन मसाइल को हल नहीं कर सकेगी तो क्या लोगों का एतमाद फिर रहेगा ये जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उन पर? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बात कीजिए। देखिए, अंग्रेजी में सियासी जमात को पार्टी कहा जाता है और पार्टी बड़ा जुबानी लफ्ज है।
तो बेसिकली ये तो सियासी पार्टियां हमारे यहाँ, पार्टी माने जमात नहीं, मेरे ख्याल से अंग्रेजी में जो तफरीक की जाने वाली पार्टी होती है उससे ज़्यादा मुशाबहत रखती हैं। अब जहाँ आपने बात की कि हमारे यहाँ सियासतदानों पर एतमाद, तो मेरे ख्याल एतमाद तो सियासतदानों पर नहीं है हमारे यहाँ किसी को भी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तकलीफ देने में मजा लेते हैं, उनको सेडिस्ट कहते हैं। और कुछ लोग तकलीफ उठाने में मजा लेते हैं, तो उनका लफ्ज तो खैर मुझे पता नहीं अंग्रेजी में क्या होता है, लेकिन हमारी कौम उन लोगों में से जिनको तकलीफ उठाने में मजा आता है जी। वो आपने देखा होगा, नहीं बल्कि देखा नहीं होगा, मैं आपको क्यों कहूँ, वैसे कौम देखती तो रहती ही है जी, फिल्में वगैरह। उसमें चंद लोग जो होते हैं उनको मजा आता है जब सिगरेट की जलती हुई सुलगती हुई बीड़ी जो है वो उनकी खाल पे छुई जाती है जी। तो बात ये कि हमारे एंजॉय करते हैं हम लोग तकलीफ लेके, उन्हीं दोबारा सियासतदानों को ट्राई करते हैं, फिर जो नए लाते हैं वो भी उन्हीं जैसे ही होते हैं। तो हल्का NA 249 का वही हाल होगा जो पूरे मुल्क का हाल हो रहा है, और वहां पर भी उसी तरह ही इंतखाबात के नतीजे निकलेंगे। कुछ कह नहीं सकते। कराची के अंदर असल में मसला ये रहा है यासिर साहब के, हमने पहले ये सोचा था कि शायद मुकामी क़यादत आगे लेकर जाएगी कराची शहर को, उनके यहाँ सिर्फ एक ऐब रह गया ठीक। वो ऐब ये था कि वो गुंडागर्दी और बदमाशी में लग गए। अगर वो ये वाला काम ना करते ना तो आज पूरी मुल्क की सियासत में उनका नाम होता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझिए, सिर्फ गुंडागर्दी और बदमाशी उनको ले बैठी। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है मुकामी क़यादत में, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना कि मारेंगे पीटेंगे और धुलाई करेंगे, तो वो वाली जो एटीट्यूड है उसकी वजह से लोग इनकी तरफ से थोड़े से नाला हो गए हैं ठीक है। तो इनको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। PTI वाले तो दिखे ही नहीं, पता नहीं कौन नामालूम गायब। वो मुझे याद आ गया, पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, उसका नाम था मिस्टर इंडिया। उसमें वो अंगूठी पहनता है, पता नहीं वो गायब हो जाता है। इसी तरह PTI वाले भी को अंगूठी पहन के मिस्टर कराची बन के गायब हो गए। अब उनको ढूंढो कहाँ है। माजरत के साथ कोई भी किसी अपने हल्के में नहीं है। आपका एक दोस्त होता था, ट्रैक्टर लेके घूमता रहता था पूरे शहर में, गटर के ढक्कन लगाता था। क्या काम कर रहे हैं आसिर साहब आजकल? वो क्या, कितने गटर के ढक्कन लग गए, कितनी सफाई हो गई उनके इलाके में, हमें बताएं। सोशल मीडिया के अलावा बताइएगा सर, हकीकत पसंद आ। जी जी जी, दुरुस्त कहा आपने। बाकी ऐसा ही है कि कोई अपने हल्के में नजर नहीं आया और तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, अफसोस की बात है। और यही हाल हमारे यहाँ कराची में हर हल्के का है जी। और मुकामी हुकूमतें, ज़िलाई हुकूमतें या फिर बल्दियाती हुकूमतें मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं जी। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसको देखो वो कहता है मैं माली हूँ। पानी मुहैया है नहीं शहर में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर दिन ब दिन शरवा इजाफा हो रहा है जी। बुनियादी ज़रूरियात है नहीं। तो फिर पीर बाबा की तरफ देख लें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे मेरे ख्याल से। फिर मलिक रियाज को ही शहर दे दें, वो कुछ बेहतर काम करके दिखा दें आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बात करते हैं इसके ऊपर भी। चौधरी अकमल साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। कुछ देर पहले आपने तस्करा किया, नाम तो लेना किसी का भी मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट जो शहर में हुई है इन बिटवीन, ये जो सूबाई हुकूमत और ये निचली सतह पे जो हुकूमत मौजूद थी, वो जो टकराव रहा उसमें कोई एक शख्स जो अपना काम कर रहा था, तो लोग कहते हैं फिर किसी को ऐसे ही इसको आउटसोर्स कर दें, किसी बंदे को आप दे दें ठेके के ऊपर, वो अगर अब आपके मामलात हल कर दे तो लोगों का तो कम से कम मसला हल हो जाएगा। ये सोच यहाँ तक पहुँच चुकी है। फरमाइए। ठीक है, की वजह ये है, देखें ये कराची कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी है ठीक है। जब आप किसी प्राइवेट बंदे को देंगे तो उसकी प्रायोरिटी प्रॉफिट मेकिंग होगा ठीक है। और बिजली के हवाले से आप जो है वो हाल देख चुके हैं। नहीं तो प्रॉफिट टेकिंग माजरत के साथ तो ये तो प्रॉफिट टेकिंग तो हर सतह पर आवाम के साथ हो रही है, हर तरह से सियासतदान उनसे फ़ायदा ही उठा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो काम है ना, गवर्नमेंट जो फलाई रियासत होती है, और ख़ास तौर पे जैसे PTI वाले जो है ना वो रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, तो उसमें रियासत का प्रॉफिट मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। रियासत का काम होता है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और आवाम को बुनियादी सहूलियात कम अज़ कम ठीक है, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यही होना चाहिए। तो एज पर लॉ भी होना चाहिए और एक्चुअली भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना।
तो उसका अगर अल्टरनेटिव आप कहें कि जो प्राइवेट बंदा है तो जेब से तो कोई नहीं लगाएगा ना। अब अगर जिस प्राइवेट बंदे की आप बात कर रहे हैं उसने पहले एक प्रोजेक्ट लाया, फिर दूसरा लाया, वहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। अब इसमें चाहिए क्या होता है, देखें जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम है उसमें जो आपका मेन एसेट्स है वो है मशीनरी जी, ठीक है ना, बुलडोज़र हो गए और लिफ्टर्स हो गए और ट्रक्स और ये वो। ठीक है। तो वंस यू हैव लॉन्च्ड वन प्रोजेक्ट तो आपको पहली मर्तबा में वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई जो आपने पहले प्रोजेक्ट से उसको पूरा भी कर लिया तो काफ़ी है। ठीक है। अब उसके बाद आगे जो है ना वो उसको कोई इन्वेस्टमेंट फर्दर मटेरियल नहीं करनी होती, उसने जगह परचेज करनी है, मशीनरी सब वहाँ पे, तो ये सड़कें बनाना और ये करना दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो तो मटेरियल जब अवेलेबल हैं और अगर नहीं है तो क्या मुझे ये बताया ना कि कराची के लिए क्या कोई 100-150 बुलडोज़र या इस तरह की चीज़ें लेना, भाई थोड़ी सी मशीनरी आ जाए और अच्छे किस्म के लोग आ जाए तो सड़कों का और ये गटरों का मसला हल करना, आप यकीन करें इसमें कोई खरबों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विल पावर चाहिए कि विल पावर और एक करने वाले लोग हों। असल में हमारे यहाँ पे मसला ये है कि एक तो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और दूसरा उनमें जो 2-4 कॉम्पिटेंट हो तो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये नहीं है कि ये प्राइवेट बंदे को दो तो वो तो अपना यार आप बिजली के हवाले से आवाम नुचड़ गई है ना, और आप उसको दूसरे मुल्क के अगर इलाकों से देखें तो गवर्नमेंट का काम है ना, यूटिलिटी है, सब्सिडाइज रेट हो या पब्लिक को वो नॉर्मल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि चलो जी ये प्राइवेट बंदे को तो वो तो फिर वहाँ पे वो मंथली चार्जेस भी लेगा, अपने पैसे भी निकालेगा। नहीं, बात तो अनरियलिस्टिक है, ये सारी तो बात चीज़ें इसलिए कही जा रही है क्योंकि कोई भी शख्स डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरा एक पॉइंट आपका बड़ा बता दूं, अगर कोई ये समझता है यार ये एक बंदा है ना, तो इस पाकिस्तान में सिर्फ जो एक बंदा होता है ना उसको हम फ्रंट मैन कहते हैं। उसके पीछे पूरा एक कार्टेल होता है, नेटवर्क। अब वो नेटवर्क होता है, अब वो नेटवर्क किसी का भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, पब्लिक सर्वेंट्स हों या एक इंडिविजुअल का काम नहीं, और इन सब को ये मिक्स करके एक पूरा कार्टेल बनता है तो ये सिस्टम चलता है। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से सिर्फ कोई एक आध बंदा फ्रंटमैन होता है तो वो बन जाता है कि जी ये सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि वो सब कुछ कर नहीं रहा होता, फंसे आए ना कुछ और भी ये मामलात हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अली नासिर साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे बात हो रही थी कुछ कराची के मसाइल के हवाले से, तो मसाइल हल किस तरह किए जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है, जो प्रिवेलिंग आपके पास स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड माजरत के साथ जो स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसके साथ जो है वो नतीजे नहीं आ सकते। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, इसके साथ साथ कुछ हमारे जो मौशी मसाइल हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अवामी मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम मसला ये है, वो पूरे मुल्क का मसला है महंगाई। हुकूमत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ये बात कही जाती है, बरमला इजहार किया जाता है कि ये जो डायरेक्शन है, जो समत है महंगाई को ठीक करने की, मौशी मामलात को हल करने की, ये बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है और मामलात इससे आगे जो होंगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। फरमाइए जी चौधरी अकमल साहब, ये जो बार बार दावा किया जाता है कि डायरेक्शन सही हो चुकी है, आदाद व शुमार की बात अगर कर ली जाए, जो कुछ पेश किए जाते हैं फ़र्दन अगर उसका तस्करा किया जाए कि आपकी ओवरऑल जीडीपी जो है या आपकी जो डेट मैनेजमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े जिनको कहा जाता है, और फिर एक और बड़ा इशू है, अभी तक पता नहीं उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, जो सर्कुलर डेट का है, उसके बारे में अभी तो बात नहीं हो रही, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि इसके ऊपर बहस दोबारा स्टार्ट होगी, क्योंकि अब माह मुबारक भी करीब,
गर्मियों का पीक सीज़न जो है वो भी आएगा, उसके बाद फिर डिमांड सप्लाई का गैप आएगा और फिर ये सारा रोना आवाम के सामने रोया जाएगा। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए कि मामला आपके ख्याल में वाक़तन ऐसा हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको काबू कर लिया गया है। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल जो एक्यूरेट फिगर्स मेरे सामने हैं इस वक्त ना, तो उनको जो अगर मैं कोट करूँ आपके सामने, तो इस वक्त जो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 9.05%। जी ठीक है, जो कि पिछले 8 महीने का जो है वो हाईएस्ट है, यानी जुलाई 2020 के बाद जो है वो ये हाईएस्ट लेवल को इसने मार्च में दोबारा से अचीव कर लिया। और उनमें जो सबसे ज़्यादा जो इजाफे का बायस जो चीज़ें बनी हैं उनमें एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर मैं बात करूं तो फूड और जो बेवरेजेस हैं ये 11.58% के ऊपर है, जो कि पहले 9.74% थी। सेकंड नंबर पे क्लोथिंग, ठीक है ना, दैट इज़ 10.62% पे है, जो 12.254% के ऊपर पहुंच गई हैं। हेल्थ है 8.81% पे पहुंच गई हैं, ये इनमें हल्का सा कमी हुई है 9.21 से। तो ओवरऑल जो हमारे जो इन्फ्लेशन के जो फिगर हैं दैट इज़ इस महीने मार्च में जो है वो 9% पे 9.05 इज़ ऑलमोस्ट 9, तो इसके ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ में आपको ज़रा थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से उसका क्या आउटलुक है। मार्च के जो हमारे पास फिगर आए हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारा 511 बिलियन के ऊपर ट्रेड कर रहा है माइनस में। करंट अकाउंट जो हमारा है वो सरप्लस तकरीबन कम होते होते जो एक वक्त में 1418 मिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका था, वो अब सिर्फ 266 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रह चुका है। ठीक है, करंट अकाउंट टू जीडीपी रेशो -1.10 इस वक्त चल रहा है। इंपोर्ट्स जो है वो लास्ट मंथ हमारी 759 बिलियन डॉलर थी, सॉरी बिलियन रुपीज़ थी, 759 बिलियन रुपीज़। ये हमारी इंपोर्ट कम होकर 728 बिलियन पे आ गई हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो 342 बिलियन थी, वो कम होकर 326 बिलियन के ऊपर आ गई। एक्सटर्नल डेट हमारा 113 बिलियन से बढ़ के 115.7 बिलियन हो चुका है। ठीक है, तो तकरीबन 2.5 बिलियन का इजाफा माशाल्लाह हमारे कर्जे में हो चुका है। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसने रिजर्व्स को तो बढ़ाया होगा। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, सवाल यही है। अभी मैं ज़रा इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू आपसे करता हूँ। और एक जो वाहिद पॉजिटिव चीज़ है वो है भाई फॉरेन रेमिटेंसेस, वो 7,000 प्लस पे है, उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, जो 7,147 मिलियन डॉलर थी तो 7,060 मिलियन डॉलर के ऊपर है। तो 7,000 से ऊपर का फिगर इज़ अ गुड फिगर, और वही FATF की वजह से जो इसमें इंक्रीज है। तो आप देखिए आपकी इंपोर्ट्स थोड़ी सी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। आपका जो डेफिसिट है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड डेफिसिट 511 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। मैं इसके ऊपर आता हूं क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जिसके ऊपर अभी हमने गुफ्तगू करनी है। अली नासिर साहब लाइन पर अभी भी मौजूद हैं। अली भाई, आपको आवाज़ मेरी आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है। अच्छा अली भाई, मैं चाहूँगा ज़रा 2 जुमले इसके ऊपर भी आप ज़रूर कहिए, जो ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से बात होती है ना, क्योंकि आप इससे ताल्लुक़ आपका है बड़ा गहरा। ये जो डायरेक्शन की बात करते हैं वो डायरेक्शन आपको सही नज़र आती है? एक आम आदमी का सवाल है, ज़रा इसकी तशरीह फरमा दीजिए। जी अरे काफ़ी अर्सा हुआ मईशत के बारे में बात की है। मैंने तो इकोनॉमी और फाइनेंस की किताबें रद्दी में भेज दी थी। जी जी, अच्छा किया आपने याद दिला दी है कि मैं थोड़ा बहुत इस मौजू पर भी बात कर लेता हूँ। जी यासिर साहब, बात कुछ ऐसी है कि मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, और अगर कम भी हुई तो वो बड़ी वक्ती होगी। नहीं अली भाई, एक चीज़ और शामिल कर लीजिए। खान साहब ये फरमा रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि ये जो डॉलर है अब ये इसकी कदर में कमी हो रही है, इससे महंगाई में भी कमी हो जाएगी। तशरीफ फरमा दें, सुनने वालों को पता चल जाए मुमकिन कैसे हो सकता है ये। खान साहब तो ये भी कह रहे थे कि बेहूदगी और यानियत बढ़ने की वजह से मुल्क के अंदर ज्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो उनकी हर बात को तो बहुत ज़्यादा संजीदगी मैं नहीं ले सकता, इसके बावजूद कि मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके अमल में कोई तासीर इस हिसाब से हो सकेगी, सिवाय ये कि बुनियादी तौर पर, वक्ती तौर पर जिसे हम कह सकते हैं, वो चंद अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, ताहम आपको पता है कि यहाँ माफियाज हम लोग कहते हैं, लेकिन दरअसल हम लोग खुद माफिया होते हैं। ठीक, यहाँ हर शख्स एक माफिया है। ठीक है, हर आदमी अपने मुफाद के अलावा यासिर साहब इस मुल्क में कुछ भी नहीं सोच रहा। ठीक,
आप हर बंदा नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अंदरूने खाना उसके दिल के हालात कुछ ऐसे हैं कि उसको जब मौका मिले वो मुल्की मफादात को, अपने शहरियों को कुर्बान कर दे, अपने ज़ाती मफादात की खातिर। ठीक है। यहाँ पर कोई शख्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले मैं फिर भी इंस्पायर हो जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लोग कम मिलते हैं जो मुल्क में बिलीव करते हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि सच्चो चीज आपके सामने रख रहा हूँ और मेरे ख्याल से आवाम के लिए कड़वा सच है। वो ये है कि पाकिस्तान के पास असल में ना यासिर साहब वसाइल नहीं है। ठीक है। वसाइल का फुकदान है, हमारे पास सप्लाई साइड बहुत कमजोर है। नाउजुबिल्लाह, सबसे पहली चीज ये होती है कि मगरूर शख्स हमेशा ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। नाउजुबिल्लाह, ये पाकिस्तानियों की बुरी आदत है। गुरूर तकब्बुर मेरे रब को नापसंद है। पाकिस्तानी सबसे पहले कन्वर्सेशन शुरू करते ही कहते हैं हमारे पास सब कुछ है। नाउजुबिल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो शख्स ये कहे मेरे पास सब कुछ है, फिर वो शुक्र किस चीज का अदा करेगा, दुआ किस चीज की करेगा? तो ये इस झूठ से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। पाकिस्तानियों को खुद के साथ फराड करना और दुनिया के साथ फराड करना बंद करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ज़राई पैदावार नहीं है यासिर साहब। हमें अपने मुल्क के लोगों को खिलाने के लिए आटा तक नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। सब जो ये मईशत दान आपको आके कहता है वो गलत कहता है। सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो गलत कहता है। इसके अलावा अगर कोई भी मईशत दान आपको ये कहता है कि पाकिस्तान के पास किसी भी सेक्टर में सरप्लस है, तो मैं बहुत डाउटफुल होऊंगा इस बारे में। ठीक है। ये खाली होप और बिलीफ बढ़ाने के लिए लोगों में ये कह देते हैं कि साहब बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि यासिर साहब, हमारी स्टेबल यानी कि दालें तक इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं। आपको भी पता है, आपकी भी बड़ी गहरी नजर है जी। सर, कहते हैं हमारे यहाँ पता नहीं दुनिया की कौन सी पहली सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहाँ पर आप और मैं तो मुतादिद मरतबा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। जी जी। यासिर साहब, ये भी मेक बिलीव बात है। दुनिया के अंदर कोई भी चरिया कौम ऐसी नहीं है, पागल कौम ऐसी नहीं है जो एक साथ इतनी बड़ी मवेशी मंडी लगा दे जहां पर ना सेहत, ना क्वालिटी के, ना उसकी कोई एश्योरेंस मौजूद हो, जो गर्दे और मट्टी के अंदर मौजूद हो। तो सिर्फ चरियापन और पागलपन के ऊपर गुरूर करना ये सिर्फ चंद ही लोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग शामिल हैं, माजरत के साथ हम सब शामिल हैं। सर, जब भी इस तरह की कोई मंडियां लगाई जाती हैं, फासला रखा जाता है ताकि बीमारी ना फैले, वबा ना फैले, ताफुन ना फैले। लेकिन अब मैं क्या समझाऊं, जो जिस शख्स के दिमाग में अकल ना हो उसको आप जितना समझाना बड़ा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। मेहनत करके सर मैं देख चुका हूँ, इस कौम का कुछ भी नहीं बनना। ठीक है अली भाई, वो लोग हैं इतने, मैं आपको बता रहा हूँ माजरत के साथ, हमारे अपने पाकिस्तानी भाई, हम भी पाकिस्तानी हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं कि आप इनको बोले कि यार आपने पोल्यूशन कम करनी है, तो ये अंकल आंटी ना मोहल्लों गलियों के अंदर 2-2 दरख्त लगाना शुरू कर दें। सर, ये इतने, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ये चरिया है, पागल है, इनका दिमाग खराब है। बात ये है कि आप गाड़ियों के पोल्यूशन कम करने के बजाय, फैक्ट्रियों के पोल्यूशन कम करने के बजाय, आप इतने चरिया हो, पागल हो कि आप दरख्त लगा रहे हो। यानी 2 दरख्त लगा के, 4 दरख्त लगा के, यासिर साहब एक गाड़ी का धुआं जब्स करने के लिए आपको पता है कि एकड़ के ऊपर दरख्त लगाने पड़ेंगे, 1 एकड़ पर। ऐसा ही, ये जो हमारी धुआं देने वाली गाड़ियां हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर क्या बातें कर रहे हैं, ये कौम सुधरेगी? अली भाई, वक्त की कमी है, सुधरेगी, ये कौम सुधरेगी? बिल्कुल ठीक है, क्या पता सर। ठीक है अली भाई, वक्त की थोड़ी सी कमी है। इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे, आप स्टूडियो में जब तशरीफ़ लाएंगे तो इन मामलात पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस मामले पर गुफ्तगू की। यकीनन बहुत सारी चीज़ों की तसीह की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। थोड़ी सी अकमल साहब, बात हो रही थी इकॉनमी के हवाले से। अब आपको पता है कि एक नई बहस यहाँ पे शुरू हो चुकी है कि जी अचीवमेंट की अगर बात करें, हुकूमती नुमाइंदगान से जब आपकी भी मुलाकात होती है, हम भी जब पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ढेर लगा दिए हैं, अब शायद मुल्क की तारीख में ऑल टाइम हाई के ऊपर हम फ़ॉरेन रिज़र्व्स ले जाएंगे। ये जो कुल आपकी कौमी जो दौलत है उसके हवाले से बात हो रही है। ज़रा देखने वालों को ये तो पता चले कि ये क्या वाक़तन ऐसा है, इसको अचीवमेंट गर्दानना चाहिए, इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ा सा गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, फॉरेन रिजर्व्स को हाई करना, ठीक है ना, एक तो ये कि ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर आई एम डाउटफुल। ठीक है, जो रिजर्व जो हाई हो रहे हैं उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। एक, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी बढ़ रही हैं जी। ठीक है, अब 7,000 से बढ़ के 7,000 मिलियन रुपीज़ से ये तकरीबन जो है वो पिछले 6-7 महीने से हमारी तकरीबन यही रेशियो चल रहा है 7,000 मिलियन प्लस का। ठीक, तो
एक तो ये फॉरेन रेमिटेंसेस जो हुई है, इसमें अब करंट गवर्नमेंट के इकदामात हैं, उसमें चैनलाइज किया ना, डायरेक्शन तो बाहर से मिली चैनलाइज आपको बिल्कुल तो। की है FATF की वजह से। और हाँ? बिल्कुल मैं इजी वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो उन्होंने ये किया है कि इस वक्त आप बैंक्स वगैरह जो भी हैं वो नॉर्मली हाई अमाउंट की डिपॉजिट्स या विदड्रॉल्स जो हैं वो किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के बगैर नहीं कर रहे। नहीं कर रहा, तो ठीक एज है। ए रिजल्ट जो है वो अनएक्सप्लेन डिपॉजिट्स या अनएक्सप्लेन जो क्रेडिट्स हैं वो करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। ठीक है। तो इससे पहले जो हुंडी और हवाले से होता था कि जी वहाँ के पैसे अगर किसी ने कमाए तो वहीं पे किसी को दे दिए, और यहाँ पे एक बंदे ने अपने पैसे उठा के वो दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। करवा अब दिए। चूंकि डिपॉजिट करवाने में मसाइल आ रहे हैं तो उसको मजबूरन जो है वो उनको चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के भेजना थ्रू पड़ रहा है। भेजना पड़ रहा है। तो उससे हमारी जो है वो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। दूसरा जो इन्होंने रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया, नो डाउट इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों को पैसे भेजने में आसानी हुई है। यहाँ पे लोग पैसे रखवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक। लेकिन उसके साथ साथ अभी आपने यूरो बॉन्ड्स का देखा होगा, 2.5 बिलियन की सब्सक्रिप्शन हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जो हमारा डेट है वो भी 113 से 115.5 तो पे उसकी पहुंच कीमत गया। क्या अदा करनी पड़ती है, आसान लफ्जों में ये भी तो बताएं। देखिए, माजी में भी तो जो बॉन्ड जारी किए गए थे, मकसद क्या होता है ये तो बताएं। इस क्यों? वक्त जो आपका सवाल था वो ये था कि हमारे पास ये जो रिजर्व बढ़ रहे हैं उसकी रीजंस क्या है। तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि एक तो फॉरेन रेमिटेंसेस है, दूसरी जो रीज़न है वो ये डेट्स जो ले रहे हैं। डेट्स इन्होंने इस मर्तबा ये जो बॉन्ड्स की सूरत में जो लिए हैं, ये सबसे बेहतर कर्जा लेने का ऑप्शन होता है। ठीक है। और सबसे वर्स्ट आपको पता है हॉट मनी होती है, जो एक महीने के क्रेडिट पे हाईएस्ट रेट के ऊपर ली जाती है, जो इससे पहले तक गवर्नमेंट करती रही थी। अब इन्होंने यूरो बॉन्ड्स जारी किए हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन 2.5 बिलियन अभी अगले 10 साल 20 साल और 30 साल के दौरान जो है ना वो इन्होंने रिपे करने हैं। तो ये वजह बनी है फॉरेन रेमिटेंसेस को जमा करके रिजर्व्स बढ़ाने की। अब इसको ये लोग यूज़ कर रहे हैं डॉलर की प्राइस को स्टेबल करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अगेन वही गलती है जो सस्टेनेबल होगा जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था। सवाल यही है ना, क्योंकि जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो ये भी रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा है, और ये पे कौन करेगा ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कैस शेख साहब इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त हमारे फाउंडर हैं इंसान दोस्त फाउंडेशन के। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वो आजकल बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, ख़ासतौर पर शादी हॉल्स के हवाले से, जो SOPs के हवाले से जो कुछ हो रहा है। वो ताजिर भी आज जो है वो रैली निकाल रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है। तो कैस शेख को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कैस शेख प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैस शेख क्या अपडेट है, आपकी मीटिंग वगैरह हुई है? ये शादी हॉल को बंद कर देने से क्या कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाएगा? जरा समझाएं, आपके पास क्या इसका कोई वो है? मेरी कल भी कमिश्नर कराची साहब से मुलाकात हुई थी। अच्छा। उनसे पॉजिटिवली मुलाकात हुई और हमने उन्हें कहा कि अभी तो 37-38 डेज रह गए हैं रमजान ईद में, और कोरोना तो यहाँ पे वैसे ही इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है। और अगर आप इस तरीके से इसको बंद रखेंगे, कम से कम आप हमें ये बता दें कि 11 के बाद इसको कंटिन्यू ना करें। 11 तक आपने पाबंदी लगाई दी है, ठीक है। आप इसको 11 तक अनाउंस कर देंगे, ठीक है जी, ईद के बाद जैसे वेडिंग्स है वैसे करें। क्योंकि इशू ये है कि जो वेडिंग्स की लोगों ने डेटें बुक की हुई हैं, किसी ने बाहर से करवाई दी है, और आपको पता कितनी अरसे से तैयारी हो रही होती है उसको चेंज करना। और दूसरा हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है को, जिसकी वजह से 2 पॉइंट समथिंग पेशेंट्स हैं यहाँ पे, और 35-37 डेज जो रह गए उसमें और भी पेशेंट्स कम होंगे। और दूसरा हमने उन्हें कहा कि हम रमजान में कोई इफ्तारी या कोई तरावी के कोई इवेंट करवा ही नहीं रहे, जो कि हर साल होते थे, मैरिज हॉल जो खाली होते थे। तो ये एक फिर मैंने उन्होंने कहा लास्ट ईयर आप देख लें, जो महंगाई सबसे ज्यादा इशू महंगाई का जो चल रहा है ना, वो ये है कि ये जो अभी मार्केट्स का भी इन्होंने इशू किया हुआ कि जी 2 दिन बंद रहेंगी टाइमिंग्स का, इस मार्केट को जब भी ये बंद करते हैं ना उसके बाद महंगाई सबसे ज्यादा हो जाती है, जब ये दोबारा उसको लेवल पे लेके आते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने यही प्रैक्टिस की और 35% मार्केट के रेट्स बढ़ चुके हैं। अब अगर ये महंगाई को कंट्रोल करने की ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव इस तरीके से नहीं, सप्लाई साइड के ऊपर इशू आ जाता है। बिल्कुल सही। ये भी बिजनेस कम्युनिटी को कहेंगे जी 10वें रोजे के बाद आप जैसे पहली पोजीशन की, आपको हम उसी पोजीशन पे ले आएंगे, ताकि उन्होंने भी ऑर्डर्स देने हैं, उन्होंने भी सप्लाईज लेनी है, उनका भी क्रेडिट सिस्टम होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ईद की शॉपिंग किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड 1 करोड़ बंदा है, जो होटल इंडस्ट्री, केटरिंग, हॉल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और फिर हमसे बहुत सी इंडस्ट्रीज एफिलेटेड है। शू फैक्ट्रीज हमसे चलती हैं, बहुत सी ज्वेलरी शादियों से रिलेटेड चलती है, फिर इसी से पैसा सर्कुलेट होता है।
अगर इन्हीं के पास पैसा नहीं आएगा तो ईदें कहाँ से गुजारेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। कमिश्नर कराची ने कहा कि एनसीओसी में हम ये रखेंगे और हमें उम्मीद है कि ईद के बाद हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी अच्छी थी कि उसी तरह कंटिन्यू करेंगे जिस तरह पहले था, और हम लोग पेशेंट्स को ये कंट्रोल कर चुके होंगे। और ऑलरेडी आप ये देखें, सीएम सिंध एक विनर हैं जिन्होंने अपने प्रोविंस में पेशेंट नहीं होने दिया। एक विनर आदमी कैसे लूजर हो सकता है? ठीक है। आप तो विन कर चुके हैं, तो आप अपने प्रोविंस में पंजाब की तरह तो ना प्ले करें ना सर। ठीक है। कि पंजाब वालों ने अगर नहीं कंट्रोल किया, उनकी कमांड आपकी तरह नहीं सीखती, तो आप उसको मतलब टू मच ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। आप हमें कह दें कि आप थोड़ा सा और कंट्रोल करें, हम आपकी बातों पे यकीन करते हैं और आपकी बातों को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आज आप विनर हैं। और आपने तो न्यूयॉर्क के गवर्नर को हरा दिया है कि वो वहां नहीं कंट्रोल कर सके, और आपने सिंध में कंट्रोल कर दिया। तो हमें ईद के बाद से हम उसी तरह इंशाल्लाह ताला काम करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। और ये चीज थी टोटल हमारी, जो इस प्रोटेस्ट में भी ये था और कल कमिश्नर साहब से मीटिंग में भी ये था। ठीक। तो ये सारे आप लोगों को जो सुन भी रहे हैं उनके लिए भी है कि इंशाल्लाह ईद के बाद उसी तरह वेडिंग्स होगी जैसे पहले था। ठीक हो गया। स्ट्रिक्ट एसओपी, ठीक, नो कॉम्प्रोमाइज इन एसओपी सर। बहुत अच्छा है। पहले भी नहीं हो रहा था, अच्छी बात है कि शादी हॉल वाले तो कम से कम एसओपीज के ऊपर जो है वो अमल करा रहे थे। कैस शेख हमारे दोस्त हैं और ये शादी हॉल के हवाले से जो वो काम करते हैं, इनकी एसोसिएशन के मामला देखते भी हैं। प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात है। अब इशू तो बड़ा सीरियस है, जिस पॉइंट पर हम आ गए थे इसके ऊपर तो एक नई बहस जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अब डिस्कस यही करना है कि ये जो आप बात करते थे ना हुकूमत में आने से पहले कि लॉन्गर रन के लिए पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। आखिरी जुमला मैं चाहूँगा ये हाँ या ना में बता दें कि ये जो पॉलिसी मेकिंग अब तक हुई है और जिस तरह इकोनॉमी को चलाया गया है, सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी, ये ज़रा बता दें। अभी तक कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो अचीव, फिर नई गवर्नमेंट आएगी फिर कोलैप्स करेंगे। लॉन्ग रन के ये मतलब ये टेम्परेरी इन्होंने इंजेक्शंस लगा के रिजर्व्स बढ़ाए। तो माजी में रिजर्व्स ये की कहते थे। बड़ा वजह से जो है ना वो थोड़ा सा आपको डॉलर रेट के ऊपर इम्पैक्ट है, बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं खड़ी है ना भाई। एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो रही हैं, इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, आपकी जो है वो GDP ग्रोथ, ज़ाहिर है जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम होंगी इंटरनल इंडस्ट्री आपकी चलेगी नहीं तो इकोनॉमी का साइज कम होगा, इकोनॉमी का साइज कम होगा तो GDP कम होगा। ठीक है। तो सिवाय फॉरेन रेमिटेंसेस के और रिजर्व्स के कोई नहीं, और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप डॉलर के रेट को मैनेज कर रहे हैं दोबारा से एक मरतबा, जो कि ज़ाहिर है। ठीक है। चलें चौधरी अकमल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, ये गुफ्तगू ऐसी है, इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है। इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करेंगे। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।